देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे Cl35 ये है 17, ऐसे लिखा जाए 17 Cl35 यानी 17 क्लोरीन 35। ये जो ऊपर लिखा जाता है इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे लिखा जाता है इसे बोला जाता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें परमाणु क्रमांक तो सीधा सीधा पता चल गया कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। मैं कह रहा हूं कि प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वही तो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, 17। फिर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालना है तो कितना आ गया, 17। अब मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 35 माइनस 17 कितना आ गया, 18। यानी 18 आपका क्या आ गया, न्यूट्रॉन की संख्या। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको एक उदाहरण और बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज, एक उदाहरण और देखिए। जैसे है आपका कैल्शियम 20, कैल्शियम 40, या यहाँ पर चलिए मैं कर दे रहा हूँ 41। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो परमाणु क्रमांक यही नीचे लिखा है ना, अभी मैंने बताया नीचे जो लिखा है वही परमाणु क्रमांक 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना परमाणु क्रमांक 20। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 20। और मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या है 41 माइनस 20 बराबर 21। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 21। समझ पा रहे हैं? तो ये है कैसे हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए जैसे Na11 Na23, अब हम कह रहे हैं परमाणु क्रमांक बताइए, तो परमाणु क्रमांक कितना है भाई, परमाणु क्रमांक है इसका 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या है 11। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 23 माइनस 11 बराबर 12। तो ये आ गया आपका न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और आगे की जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट पेज ये रहा। देखिए आपने अक्सर पढ़ा होगा समस्थानिक और समभारी के बारे में, तो मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं समस्थानिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। और दूसरी तरफ लिख दे रहा हूं समभारी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार्स। समस्थानिक और समभारी, इसमें लिखिए वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक
समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे क्या बोला जाएगा? समस्थानिक। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे बोला जाता है समस्थानिक। और इसमें वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या बोला जाएगा? समभारी। तो दोनों मंत्र देखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे बोला जाएगा समभारी। उदाहरण, पहला उदाहरण ये है 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। देखिए परमाणु क्रमांक सबका समान है, 1 1 1। द्रव्यमान संख्या 1 2 3 अलग अलग। तो परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये क्या है? समस्थानिक है। दूसरा उदाहरण ये देखिए 2He4 और 2He3। परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? समस्थानिक। तीसरा उदाहरण 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15। परमाणु क्रमांक समान। तीसरा चौथा उदाहरण 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? समस्थानिक है। यहाँ पर उदाहरण लीजिए 1H3 तथा 2He3। यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए क्या है? समभारी है। ये देखें 7 नाइट्रोजन 14। दूसरा उदाहरण 7 नाइट्रोजन 14, 6 कार्बन 14। तो ये सब क्या है? समभारी है, क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार समान है, इसलिए ये क्या है? समभारी है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए तीसरा उदाहरण आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सबका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु भार जो होता है वो 40 है। इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। लेकिन ये देखिए 18, 19, 20। परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार समान है, इसलिए ये क्या है? समभारी है। तो इस तरीके से समस्थानिक और समभारी में ये सवाल पूछा जाता है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उसे क्या बोला जाएगा? समस्थानिक। और ये यहाँ पर देखिए कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है ये रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग बहुत पूछा जाता है। कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये चट्टानों के आयु अंकन में इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रेडियो एक्टिवता के बारे में। रेडियो एक्टिवता खोज इसकी किसने किया था? बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने। गुण क्या है? नाभिकीय गुण है, याद रखेगा, नाभिकीय गुण। नाभिकीय गुण का मतलब समझ रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र। तो ये रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं वो ऐसे नाभिक से निकलती हैं, नाभिक से निकलती हैं। परमाणु क्रमांक 82 के आगे के सभी तत्व, आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करें। यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें, ये रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ें। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे एक तरफ लिखिए अल्फा, दूसरी तरफ लिखिए बीटा, तीसरी तरफ है गामा। और पहला पॉइंट, इन पर धन आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका वेग सबसे कम, इसका वेग अल्फा से ज़्यादा, इसका वेग सर्वाधिक होता है। समझ पा रहे? शॉर्ट में एकदम पढ़ा रहा हूँ। इसका वेधन क्षमता, वेधन क्षमता मतलब छिद्र करने की क्षमता, वेधन क्षमता सबसे कम, सबसे कम होती है। इसकी वेधन क्षमता अल्फा से ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा
उसकी आयनीकरण क्षमता सर्वाधिक। आयनीकरण क्षमता जो होती है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर वेग कम तो आयनीकरण क्षमता ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? अल्फा से कम और सबसे कम होता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन अल्फा बीटा गामा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आप इतने का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज, ये देखिए, नोट में एक पॉइंट लिखेगा, अल्फा कण कुछ और नहीं हीलियम यानी 2He4 का नाभिक होता है। यही कारण है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण निकल जाने पर उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। याद रखिएगा, 4 की कमी आ जाती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बीटा कण कुछ और नहीं बल्कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही कारण है कि, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण निकल जाने पर उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 2 पॉइंट याद रखेगा। यानी जब किसी तत्व से एक अल्फा कण बाहर निकलता है तो उसके परमाणु, एक अल्फा कण अगर निकल जाए तो उसके परमाणु क्रमांक 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आती है। और बीटा कण के निकल जाने पर 1 की वृद्धि, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता।
और गामा अगर निकल रहा है तो गामा के निकल जाने पर ना तो परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होता है ना तो परमाणु भार में। तो अल्फा निकला तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी। बीटा निकला तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु भार में कोई परिवर्तन। और गामा निकला तो कोई परिवर्तन नहीं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पेज, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये देखिए 92 यूरेनियम 235 दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे लिख दे रहा हूं, 92 यूरेनियम 235 से एक अल्फा बाहर निकला, एक अल्फा बाहर निकला। तो जब एक अल्फा बाहर निकलेगा तो इसमें 2 की कमी आ जाएगी ना, तो ये मान लीजिए x हो गया और यहाँ पर 90 हो जाएगा और यहाँ पर 231 हो जाएगा। अब जैसे 90x 231 हुआ, इसमें से एक बीटा बाहर निकल जाए, एक बीटा बाहर निकल जाए। तो जब एक बीटा बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 91 y और 231, क्योंकि इस पर कोई परिवर्तन और इसमें एक बढ़ जाएगा तो 91 हो जाएगा। इस तरीके से ये, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा हुआ। अब हम लोग आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे और यहीं पर मैं आपको कंप्लीट करता हूं आपका ये केमिस्ट्री कंप्लीट। तो आगे हम लोग अब प्रैक्टिसेस के माध्यम से कुछ चीज़ों को देखेंगे और यहीं पर आपके सिलेबस से भी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा दी गई हैं जो आपके सिलेबस में नहीं था वो भी। और अच्छी शुभकामनाओं के साथ आप बार बार ये वीडियो को देखेगा। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो लाइव क्लासेस में मैं आपको ये बताता चलूँगा, जब लाइव क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और डिटेल में, और वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि जब आप कमेंट करके बताते रहते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। यही के साथ आपका ये केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि प्रैक्टिस के माध्यम से और भी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।